ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर अब तक कई आरोप लगाए, लेकिन कभी किसी आरोप का सबूत नहीं दिया। हर बार वो यही कहता रहा कि उसके पास सारे सबूत हैं, लेकिन कभी वे सबूत सामने आए नहीं। सुकेश जेल से LGV सक्सेना को पत्र लिखता रहा, साथ ही साथ उसे मीडिया को भी भेजता रहा। लेकिन ताजा मामला सबसे अलग है। इस बार सुकेश ने LG को पत्र लिखा तो, लेकिन मीडिया को जारी नहीं किया। LG को लिखे 3 पन्ने के पत्र में सुकेश ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुकेश के वकील ने जितनी जानकारी मीडिया से साझा की, उसके मुताबिक सुकेश ने केजरीवाल और उसके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मेडिकल कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाकर तीनों के खिलाफ जांच की मांग की। सुकेश ने 3 पन्नों के लेटर में कई सनसनीखेज दावे किए। सुकेश का यह आरोप है कि ये मेडिकल कंपनी आम आदमी पार्टी के साथ करीबी से जुड़ी हुई है और हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से इसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इसने लेटर में अपने आरोपों के समर्थन में कुछ डिटेल्स भी LG को सौंपे हैं। मतलब कि सुकेश ने इस बार सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उसके साथ सबूत भी सौंपे हैं, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील के माध्यम से ये लेटर LG ऑफिस भेजा है। हालांकि इस बार लेटर को इससे पहले भी सुकेश अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर कई बार सनसनीखेज दावे कर चुका है। सुकेश ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने उसे अपनी पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम दिया था। उसने कहा था कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने पंजाब और गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग जुटाने के लिए दबाव डाला था। सुकेश ने यह भी दावा किया था कि केजरीवाल ने उससे 50 करोड़ रुपए लिए थे और राज्यसभा की सीट भी ऑफर की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी सुकेश के आरोपों का खंडन करती रही है। सुकेश ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। वकील की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। द्वारका एक्सप्रेस वे पर कैग की रिपोर्ट आते ही कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक कूद फांद करने लगे और कहने लगे कि देश में अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर कई आरोप एक साथ लगा दिए, लेकिन अब नितिन गडकरी ने सारी हकीकत सामने रख दी। असल में पूरा मामला अधिकारियों की लापरवाही का है। उन्होंने सारे तथ्य कैग को लिखित में नहीं दिए। कैग रिपोर्ट पर गड़बड़ी को लेकर कहा गया कि द्वारका एक्सप्रेस वे पर घोटाले की बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि इसके उलट द्वारका एक्सप्रेस वे पर 12% पैसे बचाए गए। 10 अगस्त को संसद में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया कि द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में तय रकम से ज्यादा पैसा खर्च किया गया और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कैग रिपोर्ट पर उठते सवाल को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि इस रिपोर्ट का आकलन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है। गडकरी ने कहा कि हमने जो कैबिनेट नोट भेजा था उसमें लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर 2 लेन रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें से फ्लाईओवर और रिंग रोड की कीमत एस्टिमेटेड DPR बनने के बाद तय करने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि जिसे वो 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वह 230 किलोमीटर है। उन्होंने कहा इसमें कुल 6 टनल हैं और ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है जो टेंडर निकाला गया था और 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का ये था। गडकरी ने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट पर 12% कम खर्च किया। गडकरी ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने ये बात CAG के सामने चर्चा में रखी थी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चर्चा में अधिकारी हमारी बात मान गए थे, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हमने बात लिखित में उन्हें नहीं दी। गडकरी ने कहा कि जहां तक घोटाले की बात है, मीडिया से लेकर विपक्ष तक से कह दिया गया है कि हम टाइम बाउंड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और करप्शन फ्री हैं। इतना ही नहीं, गडकरी ने कहा कि इस सरकार में मैंने 50 लाख करोड़ के काम करवाए हैं। एक भी काम में कोई भी ठेकेदार या कोई अन्य कह दे कि उसे एक भी पैसा देना पड़ा हो तो वो जो बोलेंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब सरकार के विमान में सवार होकर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए और भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर गोले दागे तो दिल्ली में कांग्रेस ने एक बार फिर केजरीवाल की तरफ अपनी तोप का मुहाना खोल दिया। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जारी सियासी जंग का नतीजा विपक्षी गठबंधन की होने वाली बैठक में दिखेगा, जहां PM फेस से लेकर सीट शेयरिंग तक की चर्चा होनी है। इसीलिए केजरीवाल ने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बताकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ममता बनर्जी खुद को पहले ही PM फेस के रूप में आगे कर चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं।
माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने पत्ते मुंबई बैठक में खोलेगी और इस वजह से उसने केजरीवाल पर लगातार निशाना साधना जारी रखा है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चुनाव में उतरने की बात कही तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एक समय था जब हमें ये लगता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली काम कर रही है, केंद्र और दिल्ली के बीच जिस तरह का सत्ता का बंटवारा है, उसमें ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि केजरीवाल खुद को एंटी करप्शन ब्रांच से बचाने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिस तरह की शक्ति चाहते हैं वह नैतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो परिस्थिति है वो दिल्ली के हित की है। कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार के पास है तो ट्रैफिक पुलिस उन्हीं के पास हो जाए, इसमें कोई गलत नहीं। कुछ चीजों का विभाजन किया जा सकता है, कुछ काम की प्रक्रियाओं में भी बदलाव किया जा सकता है। डीडीए एक ऐसी संस्था है जिसने 25 से 30 सालों में वैसा काम नहीं किया जैसा उसे काम करना चाहिए था। डीडीए को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। डीडीए के अंदर फैले भ्रष्टाचार को कम करना, डीडीए को करने केंद्र सरकार और केजरीवाल आप सरकार में सामंजस्य होना चाहिए। नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से किसी भी तरह का अगर कोई फीडबैक आता है तो हमें उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले अपनी पार्टी, पैसे और उसका दुरुपयोग देखेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की केजरीवाल की मांग को लेकर संदीप दीक्षित ने कहा कि केवल इसके सुधार के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए। सिर्फ ये देखा जाना चाहिए कि दिल्ली के लोगों के हित के जो काम हैं वो बेहतर तरीके से चले। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उचित नहीं है, ना ही मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसके पहले संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को बेवकूफ और कम अक्ल बताया था। उन्होंने कहा था कि ये कभी दिल्ली के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करने की बीजेपी की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि ये तो बीजेपी की बिल्कुल सही बात है। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि इस आदमी में हिम्मत नहीं है, आखिर कोई अपने मुंह पर काले कैसे पोते। दीक्षित ने कहा कि हम तो बार बार कहते हैं कि जो राजनीतिक प्रथा है, जो राजनीतिक समझ है और जो संसद का सम्मान करते हैं, उतना ही दिल्ली विधानसभा का सम्मान ये करते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि ये आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने विषयों की चर्चा के लिए ही दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल करता है। ये टॉलरेंस की बात करते हैं और आपसे बीजेपी के 4-5 विधायक बर्दाश्त नहीं होते हैं, उनको निकाल कर बाहर करवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अजय राय ने जैसे ही राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही, तभी से कांग्रेस के चाटुकार नेताओं ने बयानों की झड़ी लगा दी। भक्त चरणदास ने कहा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर से चुनाव जीतते हैं तो उनको ऐतिहासिक जीत मिलेगी। संजय राउत और अजय राय के बाद अब राशिद अल्वी ने कह डाला कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो पीएम मोदी को चुनाव हार कर गुजरात लौट जाना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी के विश्वास पात्र बनने के चक्कर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को झाड़ पर चढ़ाना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि जिस वायनाड के सहारे राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे, वहां की चुनावी पिच गीली हो चुकी है और संभावना यह है कि वायनाड में राहुल गांधी फिसल सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं का दावा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने चैलेंज किया कि अगर राहुल गांधी की जमानत बच जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि मैं आज ये कह रहा हूं कि मणिपुर की किसी भी सीट से राहुल गांधी खड़े हो जाएं, चाहे घाटी या पहाड़ी क्षेत्र से कहीं से भी लड़ लें, भारी मतों से जीतेंगे। आज दोनों ही की जगह बीजेपी के लिए लोगों के मन में नफरत है। राहुल गांधी किसी भी राज्य में जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर जीत का दावा किया। इसकी वजह बताते हुए राय ने कहा, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता की डिमांड है कि हम लोगों से गलतियां हुई उसको सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी के चुनाव को जिताएंगे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के दावों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मजाक है ये। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, उनको बोलिए राहुल गांधी को लड़ाएं जरूर, भागे मत, अपनी जुबान पर पक्के रहें। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की जमानत बच पाए तो मेरा नाम बदल देना। उन्होंने ये भी कहा कि जमानत बच जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राशिद अल्वी अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो पीएम मोदी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरी बीजेपी नेताओं से गुजारिश है कि वो उन्हें भागने न दें।
उनसे कहें कि आप मंत्री भी हैं और सांसद भी, आप अमेठी से मुकाबला कीजिए। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर बात करते हुए कहा कि जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, तो अगर उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ाया गया तो नरेंद्र मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पहले रिश्वत लेते हैं और उसका काम बाद में करते हैं। सुकेश चंद्रशेखर के ताजा आरोपों से तो यही साबित होता है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक नया पत्र लिखा है। इसमें उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स की मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि गोवा चुनाव के लिए प्राइवेट कंपनी ने आम आदमी पार्टी को 13 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश के इन आरोपों से केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ेगी ही, साथ ही अंतरिम जमानत पर बाहर निकले सत्येंद्र जैन की हालत भी पतली होगी। सुकेश ने पत्र में लिखा कि केजरीवाल सरकार ने मुख्य रूप से दिल्ली जेल के सभी कैदियों के लिए दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न अस्पतालों में ब्लड और अन्य बायो सैंपल्स को संसाधित करने के लिए एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स को कई मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। इस आवेदन शिकायत को दर्ज करने का कारण यह है कि पिछले गोवा चुनाव के दौरान मेरे कर्मचारियों द्वारा मुझे दिए गए सत्येंद्र जैन के निर्देश पर मुंबई में मेट्रोपोलिस लैब्स के कार्यालय से 3 किश्तों में 13 करोड़ रुपए का भुगतान एकत्र किया गया था। चंद्रशेखर ने आगे आरोप लगाया कि फेस टाइम चैट में से एक में जैन और केजरीवाल ने यह उल्लेख किया था कि मेट्रोपोलिस के निदेशक करीबी दोस्त हैं और वह फंडिंग कर रहा है क्योंकि उन्होंने कंपनी की मदद की है और राशि मुंबई से एकत्र की जानी चाहिए और गोवा और बेंगलुरु भेजी जानी चाहिए। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि इसके बाद मेरे स्टाफ ने मुंबई में मेट्रोपोलिस के कार्यालय से 7-8 घंटे में 2 किश्तों में 13 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की और जैन द्वारा लगातार समन्वय किया गया। 13 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए जैन के चचेरे भाई डॉक्टर हिमेश को बेंगलुरु भेजे गए, जो बेंगलुरु के इंदिरा नगर में रहते हैं। बाकी 8 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने एकत्र किया, जिसका विवरण जैन ने भेजा था। चंद्रशेखर ने दावा किया कि उक्त धनराशि की डिलीवरी के बाद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। सुकेश ने फेस टाइम कॉल पर उन्हें धन्यवाद दिया और एलजी से केजरीवाल सरकार द्वारा मेट्रोपोलिस लैब्स को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की विस्तार से जांच करने का अनुरोध किया। ईडी और सीबीआई से मामले को देखने का आग्रह करते हुए ठग ने मेट्रोपोलिस लैब्स मुंबई कार्यालय से प्राप्त एक और एकत्र किए गए 13 करोड़ रुपए के उपरोक्त लेन देन के फेस टाइम और व्हाट्सएप चैट प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की। सुकेश के इस खुलासे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी में नीचे से ऊपर तक खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सारे नियमों को किनारे लगाकर लोक निर्माण विभाग के जिन 6 अफसरों ने केजरीवाल की पसंद का शीश महल बनाया, अब केजरीवाल ने उनको बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। हाईकोर्ट में उनकी पैरवी करने के लिए कांग्रेसी वकील सलमान खुर्शीद को तैनात कर दिया। असल में निगरानी विभाग की तरफ से लोक निर्माण विभाग के 6 अफसरों को नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ सारे हाईकोर्ट पहुंच गए और नोटिस को ही गैर कानूनी बताने लगे। दिल्ली हाईकोर्ट से इन लोगों ने नोटिस को रद्द किए जाने तक की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई होने तक इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य लोगों से जवाब मांगा है। ये 6 अफसरों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर उन्हें सतर्कता निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने को अदालत में चुनौती दी गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दिल्ली सरकार, निगरानी विभाग के विशेष सचिव और लोक निर्माण विभाग को नोटिस भेजा है। अदालत ने इन सभी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया। अदालत ने वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा और विजिलेंस विभाग पर और पीडब्ल्यूडी की तरफ से अदालत में मौजूद वकील संतोष कुमार त्रिपाठी के बयान को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि अगली सुनवाई तक इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया
कि YVVJ राजशेखर ने नोटिस को लिया और दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान पर गंभीर आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान YVVJ राजशेखर अदालत में मौजूद थे। निगरानी विभाग ने 6 अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन के मामले में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी किया। ये नोटिस चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को जारी किया गया है। उनसे जवाब मांगा गया है। अदालत 6 अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन अधिकारियों की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद मौजूद थे। सलमान खुर्शीद ने निगरानी विभाग द्वारा इन अफसरों को 19 जून को जारी किए गए नोटिस को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने अदालत के समक्ष याचिका में कहा कि इन अधिकारियों को जो नोटिस शीर्ष अधिकारी ने जारी किया है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये नियमों का घोर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि ये नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी राजनीतिक लड़ाई का नतीजा है। इन अफसरों को इस नोटिस के जरिए बलि का बकरा बनाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है उसकी भाषा ये बताती है कि सतर्कता निदेशालय और विशेष सचिव निगरानी के मुख्य निशाने पर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है। याचिका में कहा गया विशेष सचिव इस नोटिस को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। इस याचिका में कहा गया कि अधिकारियों ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास पर किए गए काम उनकी ड्यूटी के क्षेत्र में आता है। याचिकाकर्ता ने मंत्री का निर्देशों का पालन किया। अधिकारियों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि इन अधिकारियों ने विभाग की फाइल पर दर्ज कराया कि मुख्यमंत्री की जरूरत के मुताबिक बदलाव किए गए। इंटीरियर्स में बदलाव हुआ, उसके लिए पैसे जारी किए गए। पुराने निर्माण को बिना किसी सर्वे रिपोर्ट के ही ढहा दिया गया। नए निर्माण के लिए कोई प्लान नहीं दिया गया। नोटिस के मुताबिक सीएम के आधिकारिक आवास को नियमों को तोड़कर बनाया गया। नियमों के मुताबिक जितने बड़े निर्माण की इजाजत है उससे कहीं ज्यादा निर्माण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने कर्नाटक के हर विधानसभा क्षेत्र में बजरंगबली का मंदिर बनवाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मंदिर बनवाना तो दूर, मंदिर के विकास के काम को भी बंद करा दिया गया। इस मामले पर बीजेपी ने जब विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, उसके बाद सिद्धरमैया सरकार ने अपना आदेश वापस लिया। असल में चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में कर्नाटक सरकार का पूरा खजाना खाली हो गया। इसके बाद विकास कार्य के लिए फंड नहीं बचा तो सरकार ने सभी विकास कार्य 1 साल के लिए स्थगित कर दिए। फंड नहीं मिलने से विधायक को अपने क्षेत्र की जनता का सामना करना भी मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के दबाव में आकर सरकार ने मुजराई विभाग के उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले मंदिरों को विकास कार्यों के लिए पैसे देने से रोक दिया गया था। इस आदेश के बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और जबकि समर्थक हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू विरोधी करार दिया था। मुजराई मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी ने साफ किया कि सरकार का कभी भी मंदिरों में विकास कार्य रोकने का इरादा नहीं था और उसने केवल चल रहे विकास कार्यों पर एक रिपोर्ट मांगी थी। मंत्री ने पिछली बीजेपी सरकार के तहत हर मंदिर के लिए मंजूर की गई राशि, अब तक जारी पैसा और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर मुजराई विभाग से 30 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। मुजराई विभाग ने 14 अगस्त को एक आदेश जारी कर विभाग के सभी उपायुक्तों और जिला अधिकारियों को सरकार के दायरे में आने वाले मंदिरों में चल रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए कहा था। इस पर विवाद बढ़ने के बाद रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि ये आदेश वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा, हम केवल नवीनीकरण कार्य के लिए आवंटित किए जा रहे पैसे की स्थिति देख रहे थे और मंदिर परिसर में चल रहे काम को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस मामले पर मुजराई विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट के निर्देश को गलत समझे जाने के कारण मंदिर में सभी विकास कार्य रुक गए। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री शशिकला जोले ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके समय में मंदिरों के विकास कार्यों के लिए फंड की पहली किश्त जारी की गई थी, लेकिन मई में हुए विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण दूसरी किश्त जारी नहीं की जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।